बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरहाद अली तैमूर, देवता। एक बहुत ही अच्छा दास्तान, एक ऐसे नौजवान की कहानी जिसकी सलाहियतों ने दुनिया भर के ताकतवर मुल्कों और इंसानों को धूल चटा दी। अपने मुल्क की बका के लिए पूरी दुनिया से लड़ गया, जहाँ गया अपने नाम का सिक्का जमाया। जिसे बचपन में न माँ का प्यार मिला न बाप का, जो माँ की गोद को तरसता रहा, जिसे नफ़रत ही नफ़रत मिली। तो जनाब, उसकी तरफ चलने से पहले आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, ताकि हर आने वाली किस्त आपको फौरी मिल सके। देवता, फरहाद अली तैमूर, किस्त नंबर 216। वो मेरी तरफ से इतला मिलते ही सोनिया खिड़की से हटकर दीवार से लग गई। इसी वक्त खिड़की पर फायरिंग होने लगी। काटी के दौरान नसवानी चीख भी सुनाई दी। मैंने घबराकर सोनिया से पूछा, मेरी जान क्या बात है, खैरियत तो है? सोनिया की सोच ने बताया, वो औरत अपने बच्चे की हिफाजत के लिए अंदरूनी कमरे की तरफ भाग रही थी। फायरिंग की जद में आ गई। यह कहकर सोनिया फर्श पर घुटनों के बल चलती हुई उस औरत के पास पहुंच गई। मैं उसकी सोच के जरिए समझ रहा था कि वह अंधेरे में बच्ची और औरत को टटोल कर देख रही है। दोनों माँ बेटे खून में लथपथ थे, दोनों साकत हो गए थे। सोनिया का दिल डूब रहा था। उसने जल्दी से स्टेन गन को रखा और बच्चे को उठा लिया और उसे सीने से लगाकर बेचने लगी। इसी वक्त बच्चे ने अपनी ज़िंदगी की गवाही दी और रोने लगा। सोनिया फरते मुसरत से उसे चूमने लगी। वो दुश्मनों की तरफ से गाफिल हो गई थी। मैं इस अंग्रेज़ की हरकत को समझने लगा। वो काटे की दीवार से जाकर लग गया था और आहिस्ता आहिस्ता दबे पांव खिड़की की तरफ बढ़ रहा था। मैंने सोनिया को इतला दी। सोनिया, क्या कर रही हो? स्टेन गन उठाओ। वो अंग्रेज़ का बच्चा दीवार से लगा हुआ खिड़की की तरफ आ रहा है। सोनिया एक हाथ से बच्चे को लेकर और दूसरे हाथ में स्टेन गन उठाकर दीवार की आड़ में आ गई। फिर उसने बुलंद आवाज़ में कहा, उल्लू के पट्टे, तुम खिड़की की तरफ नहीं अपनी मौत की तरफ आ रहे हो। वो एकदम से बुखला गया। वो देखा जा रहा था, अब उसके आगे बढ़ने की जुर्रत नहीं हो सकती थी। वो तेजी से पलटकर खिड़की से दूर हो गया। मैं काठी के करीब पहुंच गया था, लेकिन अमली तौर पर सोनिया की मदद नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरे हाथ खाली थे। इस अंग्रेज़ की हरकतों को तो मैं उसकी सोच के ज़रिए समझ रहा था, मगर इस मुकामी बाशिंदे का पता नहीं था कि वो तारीकी में कहाँ छुपा हुआ है। उसके एक साथी ने अपने अंग्रेज़ साहब के साथ चूँकि मारा जा चुका था, मुझे खतरे का एहसास हुआ कि वो इस तरीके से फ़ायदा उठाकर मुझ पर हमला कर सकता है। मैंने इस अंग्रेज़ की सोच में कहा, वो ब्लडी फूल कहाँ है? अपने पास राइफल रखकर फायरिंग नहीं कर रहा। मुझे उसे आवाज़ देनी चाहिए। वो अपने तौर पर कुछ सोचने लगा। वाकई बहुत देर से आवाज़ नहीं आ रही। ये कमबख्त कहाँ चला गया? उसने नाम लेकर पुकारा, उसे जवाब नहीं मिला। दूसरी बार आवाज़ दी, फिर उसे गालियाँ बकने लगा। इस तरह मुझे पता चल गया कि वो मुकामी बाशिंदा बुज़दिल था। अपने साथी को मरते देखकर वहाँ से भाग गया। इस तरफ से मुतमिन होकर मैंने उसके दिमाग में झांकना शुरू कर दिया और उसकी पोजीशन को मालूम करने लगा और दीवार से लगकर आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ता जा रहा था। अगर वो ज़रा सा भी चौंकता और संभलने की कोशिश करता तो इस तारीकी में ना देखने के बावजूद दिमागी आंखों से मैं उसे बासानी देख सकता था। जब उससे 2 कदम का फासला रह गया, तब मैंने उसकी चौंकती हुई सोच को पढ़ा। उसकी छठी ऐसे ने उसे एक नामालूम खतरे का एहसास दिला दिया था। उसने पलटकर अंधेरे में मेरी जानिब देखने की कोशिश की तो मैंने उस पर हमला कर दिया। मैंने एक जोर की लात उसके पेट में मारी। वो कराहते हुए एक हाथ से पेट पकड़कर झुकने लगा। उसका दिमाग कह रहा था कि उसके एक हाथ में स्टेन गन है और वो उसे इस्तेमाल करना चाहता है, मगर पेट की शदीद तकलीफ उसे मोहलत नहीं दे रही। मैंने उसके मुंह पर दूसरी ठोकर मारी। वो चीखता हुआ दीवार से टकरा कर जमीन पर गिर पड़ा। मैंने उस पर छलांग लगाकर उसे दबोच लिया और उससे स्टेन गन छीनने लगा। वो बड़ा जीदार था, मगर ज़बरदस्त ठोकरें खाने के बावजूद वो स्टेन गन छोड़ने को तैयार नहीं था, जद्दोजहद कर रहा था। वो स्टेन गन हम दोनों के हाथों में, हम दोनों के दरमियान थी और हम उसे पूरी तरह अपनी तरफ खींच रहे थे। भैया,
मैंने उसे ढील दी। वो इतनी कुव्वत से खींच रहा था कि खुद उसके हाथों स्टेन गन उसके मुंह पर जा लगी। मैं इस गन को इसकी गर्दन पर रखकर दबाने लगा। वैसे तो इतनी जदोजहद की जरूरत नहीं थी। मैं उस दिमागी झटके पहुंचाकर उसे कमजोर बना सकता था, मगर दिल चाह रहा था कि जरा हाथ पांव की वर्जिश भी की जाए। बहुत दिनों से अपनी जिस्मानी कुव्वत को नहीं आजमाया था। अब जो उसकी गर्दन पर स्टेन गन रखकर कुव्वत आजमाई की तो वो एकदम से तड़पने लगा, मछली की तरह फड़फड़ाने लगा। आखिर वो इसी तरह तड़प तड़प कर ठंडा हो गया। मैंने सोनिया को आवाज दी, सोनिया अब लैंप रोशन कर लो, कोई खतरा नहीं। मैं स्टेन गन उठाकर उस तरफ गया जहां टार्च अभी तक जल रही थी। कांटे के मुखालिफ सिमत रोशनी बिखेरे जा रही थी। मैंने उसे उठाकर बुझा दिया। जब मैं कांटे में पहुंचा, सोनिया बच्चे के खून आलूद जिस्म को गीले कपड़े से पोंछ रही थी। लैंप रोशन हो चुका था। इस औरत की लाश फर्श पर पड़ी थी। सोनिया ने बच्चे को एक साफ सुथरे कपड़े में लपेटकर अपने सीने से लगाते हुए कहा, इस बेचारे की लाश को दफन करना चाहिए। मैंने कहा, यह तो दफन हो जाएगी, मगर बच्चे का क्या होगा? बच्चा हमारे पास रहेगा, मैं उसे किसी को नहीं दूंगी। पता नहीं दूसरे इसके साथ क्या सलूक करेंगे। ये देखो, ये मेरी गोद में कितना पुरसुकून रहता है। इसी वक्त वो रोने लगा। वो उठकर टहलती हुई उसे चुप कराने लगी। मैंने कहा, यह बच्चा अपनी नाशपती माँ के पास चुप नहीं रहेगा। ख्वाह बुख्वाह एक मुसीबत और ना अपने गले में डालो। मुसीबत मेरी गोद है, तुम्हारे पास तो नहीं। अब हो जो भी हो, मगर तुम्हें ऐसी बातें करते हुए शर्म आनी चाहिए। तुम जबरदस्ती मुझे बाप बना रही हो। जबरदस्ती नहीं, जरा इसकी सूरत देखो, तुमसे कितनी मुशाबत है। नाक मेरी तरह, आंखें तुम्हारी तरह। बड़ा होकर तुम्हारी तरह दूसरों के दिमागों में झांकेगा। अच्छा बाबा, इसे चुप तो कराओ। वो उसे बाजू के पालने में लेकर इधर उधर टहलने लगी। हु हा हा की आवाज़ें मुंह से निकाल कर उसे समझाने लगी। मैंने कहा, बच्चे की अम्मा जान, ये भूखा है, उसे दूध पिलाओ। हाँ, वो सटपटा कर बोले, ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती? मैं दूध कहाँ से पिलाऊंगी? ऐसे वक्त शहद चटाया जाता है। हाँ, ये शहद तो है, ज़रा इसे पकड़ो, मैं लेकर आती हूँ। उसने बच्चे को मेरी जानब बढ़ाया। मैं हिचकिचाने लगा तो बोली, मशीन गन उठा लेते हो, एक नन्हे से बच्चे को नहीं उठा सकते? इनकार करोगे तो मैं तुमसे नहीं बोलूँगी। उसके नगराज होने की अदा मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने स्टेन गन रख कर बच्चे को दोनों हाथों में ले लिया। वो दूसरे कमरे में जाती हुई बोली, मैं अभी आती हूँ। उसे ज़मीन पर ना डालना, ठंड लग जाएगी। ओह, ये तो पूरी अम्मा जान बन गई थी, मगर मुझे बाबा जान बनने से डर लग रहा था। सोनिया जैसी जाने हयात को नाराज भी नहीं कर सकता था। उसे बच्चे के साथ खुश देखकर मुझे खुशी तो हो रही थी कि चलो दिल बहलाने के लिए उसे खिलौना मिल गया। मगर अचानक ही वो खिलौना पेशाब करने लगा। मैंने चलाकर कहा, अरे अरे अरे, जल्दी आओ, ये मेरे कपड़े खराब कर रहा है। सोनिया जल्दी से दौड़ती हुई आई। उसके हाथ में शहद की एक छोटी शीशी थी। वो मेरे भीगे हुए लिबास को देखकर हंसते हुए बोली, अब तुम पूरे बाबा जान लग रहे हो। देखो तो मेरा बेटा कितना प्यारा है। अपने डैडी के कपड़े खराब कर दिए हैं। वो उसे लेकर दूसरे कपड़े में लपेटने लगी। बच्चा बददस्तूर रो रहा था। उसने एक उंगली में जरा शहद लेकर उसे चटाया। वो जरा देर के लिए खामोश हो गया। जब जुबान से शहद की मिठास खत्म हो तो फिर रोने लगा। मैंने कहा, ये भूखा नहीं है, ममता की हरारत भी चाहता है। बच्चे को सीने से लगकर दूर सुकून मिलता है और माँ के जिस्म की हरारत भी मिलती है। यह बच्चा कुदरती तौर पर बैक वक्त दोनों चीज़ों का मुतालबा कर रहा है। उसने मुझसे छुपकर बच्चे को अपने सीने के साथ छुपा लिया। मुझे उसकी पुश्त नजर आ रही थी, मगर उसकी हरकतें भी समझ में आ रही थी। वो एक उंगली से शहद लेकर कहीं लगाती थी, फिर बच्चे का मुंह वहाँ लगा देती थी। वो ममता के जुनून में भूल गई थी कि उसके छुपने के बावजूद सोच के जरिए मैं उसकी हरकत को देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। उसके एहसासात और उसके पाक जज्बात को समझ रहा हूँ। वो मेरी नौजवान
महबूबा के सीने से उसके नवाजिंदा बच्चे को होठों का एक मुकद्दस रिश्ता था। जब वो शहद को चूसने लगता तो उसके दिल में और दिमाग में नूर का हाला फैल जाता, जो मुकद्दस मरियम के अतराफ नजर आता था। क्योंकि बीबी मरियम की गोद में भी कुछ इसी तरह एक बच्चे ने ममता की ज्योत जगाई थी। एक बच्चे को अपनी नौजवान महबूबा के सीने से लगे देखकर मुझे याद आया कि हर इंसान अपनी इब्तदा में इसी मंजिल से गुजरता है। जो किसी की महबूबा होती है वो हमारी माँ होती है, जो हमारी महबूबा होती है वो किसी की माँ होती है। अच्छी होती है या बुरी होती है, मगर अपने तकद्दस और अपनी अजमत का सिक्का जमा देती है। इसलिए मैं सोनिया के ममता भरे जज्बात मेरी समझ में आए। मैं सोनिया की पर्स के पास आकर तराजनू हो गया, फिर उसे बच्चे समेत अपने बाजू में ले लिया। सोनिया, मैं तुम्हारे बच्चे का बाप हूँ। आज से ये बच्चा हम दोनों का है। आज से हम इस बच्चे के लिए जिंदा रहे।